हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 में हम कुछ स्पेशल केसेस सीखने जा रहे हैं, जैसे सेक्शन 50C, स्लम सेल, एडवांस मनी फॉरफिटेड और आपकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के डिफरेंट केसेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के डिफरेंट केसेस आज हम वो सीखेंगे। और इसके अंदर मैक्सिमम 6 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट जो है स्पेशली हम सीखने वाले हैं। एक्चुअली कैपिटल गेन में हमने इसको नहीं रखा है, स्पेशल केसेस का नाम इसलिए दिया कॉन्सेप्ट 7 में, ताकि आप इसको डिफरेंट अप्रोच के साथ पढ़े। कैपिटल गेन जो आपने पढ़ा है वो तो है ही है, लेकिन साथ में यहाँ पे आपको स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में इसका क्वेश्चन सेपरेट बेसिस आता है 5 to 8 मार्क का, आप प्रॉपर वे में इसको डील कर पाए और कहीं कोई मिस्टेक ना हो। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन नंबर 50C। सेक्शन 50C क्या कहता है? कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बूथ। क्या सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बूथ? एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, या तो आप लैंड बेच रहे हैं, या तो आप बिल्डिंग बेच रहे हैं, या तो आप दोनों बेच रहे हैं। ये 50C अलग से क्यों बताना पड़ रहा है? सर आपने 45(1) में लैंड और बिल्डिंग बेचना बताया तो है, यहाँ स्पेशली क्यों बता रहे हो? क्योंकि यहाँ पे स्पेशल केस है, इसका नाम ही है स्पेशल केस। सर क्या हुआ, हमें समझाइए। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि लेट सपोज आपने एक ट्रांजेक्शन की 40 लाख की, लेकिन आपने कहा कि भाई 20 लाख हमें बैंक में ट्रांसफर कर दो, 20 लाख हमें कैश दे दो। सर ऐसा करने से क्या फायदा होगा? आपका फायदा है लेकिन गवर्नमेंट का नुकसान है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर ट्रांजेक्शन 40 लाख पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अगर 40 लाख शो होती, तो कैपिटल गेन आपको ज्यादा पे करना पड़ता 40 लाख पे। और वही अगर 20 लाख पे ट्रांजेक्शन हुई, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपने 20 लाख रखा, तो कैपिटल गेन आपको कम पे करना पड़ेगा। अराउंड 40 to 50% का टैक्स आपने बचा लिया अगर आप 40 लाख की जगह 20 लाख पे ट्रांजेक्शन करते तो। दूसरी चीज क्या हुई कि आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे करनी पड़ती है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40 लाख पे कैलकुलेट करेंगे 10%, तो 4 लाख अराउंड निकलेगा। और वैसे 10% नहीं होता, 5, 6, 7 अकॉर्डिंग टू स्टेट डिफरेंट होता है। जैसे दिल्ली फरीदाबाद में 5%, 6% एंड 7% है। 7% कब है? जब मेन है। 6% तब है जब मेल और फीमेल दोनों मिलके बाई कर रहे हैं। ठीक है, ओनली अगर आप अपनी वाइफ के नाम पे करेंगे तो 5% ही है। एग्जाम्पल मैंने लिया 10%, तो 40 लाख का 10% 4 लाख की आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। वही 20 लाख का 10% 2 लाख पे करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं स्टैम्प ड्यूटी कम देने के लिए, कैपिटल गेन कम देने के लिए एसएससी क्या करता है, अपनी ट्रांजेक्शन के अमाउंट को छुपाता है। कुछ वाइट में ले लेता है, कुछ क्या करता है वो बैंक के थ्रू ले लेता है। तो 50C क्या बताया जा रहा है, जरा ध्यान सुनेगा। हम आपसे क्या कह रहे हैं, मान लीजिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 50 लाख। कितनी रखी हमने? 50 लाख। सर आपने रखी? नहीं, मैं नहीं रखी। अकॉर्डिंग टू द स्टेट डिफरेंट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, किस लोकेशन पे वो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई? ओके। अब मान लीजिए, ध्यान सुनेगा मैं आपको क्या समझा रहा हूं। मान लीजिए 50 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख। आपकी ट्रांजेक्शन हुई कितनी हुई सर? आप बोले 20 लाख। ओके, तो लॉ क्या कहता है कि हम 10% इग्नोर करेंगे। हमारा टॉलरेंस लेवल 10% तक का है। सर 10% तक का है, नहीं समझे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगर 20 लाख की आप सेल बता रहे हो, अगर 22 लाख तक आपने सेल किया, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। बट अगर 10% टॉलरेंस के बाद भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ग्रेटर है आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से, आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से अगर हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, तो उस केस में हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे, ना कि हम ट्रीट करेंगे आपके फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेल कंसिडरेशन को। लेकिन सर मान लीजिए हमने 70 लाख शो किया, तब तो 70 लाख शो किया तो हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 50 लाख है, तो आप 70 लाख पे दे दो टैक्स, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये 50C इसलिए लगाया गया ताकि जो ब्लैक मनी का जो गेम था उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। ये वाला पॉइंट दिमाग में आया क्यों है 50C? 50C क्या कह रहा है? 50C कहता है कि मान लीजिए कोई भी सेल कंसिडरेशन आपने शो किया। सर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 70 लाख और आपने जो सेल कंसिडरेशन किया 50 लाख पे किया। ठीक है, 10% का टॉलरेशन है। ठीक है, तो 50 लाख प्लस 10% यानी 55 लाख। यानी अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 51 लाख है और हमारी ट्रांजेक्शन 50 लाख है, इग्नोर, आप 50 लाख पिक कर सकते हैं। आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 52 लाख है, हमारी 50 लाख है, ट्रांजेक्शन इग्नोर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अप टू 55 लाख यानी 10% इग्नोरेंस, टॉलरेंस, समझिएगा। 50 लाख सेल कंसिडरेशन है, 55 लाख तक अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है रेंज में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी कंसिडरेशन को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लीजिए। लेकिन अगर हमारी वैल्यू, ध्यान सुनेगा, अगर हमारी वैल्यू लेट्स सपोज 70 लाख है और आप 10% के बाद 55 तक शो नहीं कर रहे, आप 50
55 की अगर ऊपर गया 56, 57, 58, 59 कुछ भी, तो वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पिक की जाएगी, ना कि आपका सेल कंसिडरेशन। तो सेल कंसिडरेशन कब पिक किया जाएगा? एक ही केस में, अगर आप सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा बताते हैं तो। अगर नहीं, आपने कम बताया, और कितना कम बताया, आपने 10% से भी कम बताया, अप टू 10% है, यानी 50 to 55 लाख है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल कंसिडरेशन ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 55 लाख से भी कम बताया, तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। अगला केस ये आया कि मान लीजिए सर आप बोल रहे हैं 70 लाख, लेकिन सच में वहां पे 50 लाख है। सर ऐसा क्यों हुआ? वहां पे ना मतलब कि एक छोटी बच्ची की डेथ हो गई थी, वहां पे ना भूत रहते हैं, वहां पे ना जो जाता है उनकी 2 महीने में डेथ हो जाती है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपने बहुत सारी मूवी ऐसी देखी होंगी भूत बंगला टाइप की, जिसमें लोग जाते हैं और वो मरने लग जाते हैं। एग्जाम्पल लिया, इस वजह से वो कोई घर खरीद ही नहीं रहा, इसलिए 70 लाख की जगह मुझे 50 लाख पे बेचना पड़ा। देखो यार, ये कहानियां इनकम टैक्स में तो चलती नहीं है। आपने अपनी असेसिंग ऑफिसर को ये बात बताई, असेसिंग ऑफिसर ने कहा ठीक है मैं वैल्यूएशन ऑफिसर को बोलता हूँ। अब मान लीजिए वैल्यूएशन ऑफिसर आया, उसने प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट की। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू लेट सपोज 70 लाख की जगह उसने बोला 90 लाख। अब इस केस में क्या होगा? तो 70 लाख को पिक किया जाएगा, वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू 90 लाख को इग्नोर कर दिया जाएगा। मान लीजिए वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोला 60 लाख, 70 भी नहीं 50 नहीं 60 लाख, तो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू 60 लाख को पिक कर लिया जाएगा। ऑन द अदर केस एक छोटा सा प्रोविजन और आता है, मान लीजिए वो बोलता है 40 लाख, मतलब सेल कंसिडरेशन से भी कम वैल्यू बोल देता है, तब हम उसकी वैल्यू पिक नहीं करेंगे, तो हम 50 लाख सेल कंसिडरेशन को ही मान लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये था ओवरऑल प्रोविजन 50C। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आता है, मान लीजिए 15 अगस्त 15/8/2025 को आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 70 लाख और 26 जनवरी को थी 60 लाख। अब बताइए 60 लाख पिक करे या 70 लाख? तो सर जिस दिन आपकी ट्रांजेक्शन हुई उस दिन। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कोई एग्रीमेंट था बैक डेट में, डॉक्यूमेंटेशन नहीं, NEFT, RTGS, फोन पे, गूगल पे, कैश में नहीं, ऑनलाइन वे में कोई भी पेमेंट अगर आपने रिसीव की थी, चेक है तो चेक क्लियर होना चाहिए, सिर्फ चेक नहीं होना चाहिए, आपके अकाउंट में उस चेक से पैसे आने चाहिए। अगर पैसे आए हैं और शो हो रहा है कि हमने पैसे लिए हैं, तो बैक डेट वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी पिक की जा सकती है। दिस इज ओवरऑल 50C। ओके, इसके बाद हमारे पास जो अगला प्रोविजन है 50D। 50D क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय एन एसेट इज नॉट असेटेबल और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू आप निकाल ही नहीं पा रहे, ठीक है। या फिर आप ये बोलिए कि उस कंसिडरेशन की एक्चुअल वैल्यू आप नहीं बता पा रहे। लेट्स सपोज आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी मान लीजिए आपके दादा को उनके दादा के दादा ने दी थी, यानी दादा के परदादा और उनके भी दादा, आपको उसकी वैल्यू नहीं पता, डॉक्यूमेंट ही नहीं है, कोई सेल वैल्यू नहीं पता। अब क्या कैलकुलेशन करोगे आप उसकी? तो इस केस में कहा गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इक्वल्स टू फेयर मार्केट वैल्यू, कि अगर किसी केस में ऐसा होता है कि आप असर्टेनेबल है कंसिडरेशन अमाउंट बताने के लिए, तो हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपकी फेयर मार्केट वैल्यू को मान लेंगे, ठीक है। अगला प्रोविजन है फेयर 50CA, कहता है फेयर मार्केट वैल्यू डीम टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर। देखो इस केस में क्या हुआ, मान लीजिए आप मेरे पास किसी टीचर ने ऑफर दिया, वैसे तो आते रहते हैं, एक टीचर ने ऑफर दिया कि सर आप ना सीए ड्रीमर्स को मेरे साथ मर्ज कर लो। मैंने कहा मेरा क्या फायदा, आपके शेयर की वैल्यू कितनी है? अगर ये लिस्टेड होता तो मार्केट में वैल्यू होती, लिस्टेड है नहीं। मैंने अपने मन से बोला जी 1000 रुपये पर शेयर, कितने शेयर है? 1 लाख शेयर है। ओके ठीक है, मैंने आपको पैसे दिए, लेकिन 50% कैश 50% बैंक अकाउंट, ऐसा होता है। तो इस केस में गवर्नमेंट ने कहा कि 50CA जो प्रोविजन बनाया गया वो ये कहता है कि यार ऐसा 50-50 वाला गेम कोई भी खेल सकता है, ब्लैक और व्हाइट का गेम हो सकता है। तो अनलिस्टेड शेयर वाले केस के अंदर हम ये नहीं देखेंगे कि आप क्या वैल्यू बता रहे हो, हम आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू से कम सेल कंसिडरेशन रखते हो तो दिस इज 50CA। तो मेन था इसमें 50C, बाकी नन्हे मुन्ने प्रोविजन है, यू जस्ट रिकॉल इट बाय मेक अ रिवीजन, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट प्रोविजन, केस नंबर 2। केस नंबर 2 है मेरे दोस्त एडवांस मनी फॉरफिटेड। ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए क्या होगा वो मैं बताता हूं, और एग्जाम से पहले क्या था वो बताता हूं। डेट है 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 से पहले क्या होता था, कैलकुलेशन इनकम टैक्स में कैसे होती थी पहले वो जान लो। मान लीजिए 2005 में एक पर्सन आया, उसने कहा जी आपका फ्लैट खरीदना। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे 50,000 रुपये दिए और उसने बोला जी 6 महीने में 2 महीने में आके मैं आपका फ्लैट ले लूंगा। मैंने कहा ठीक है। 5 लाख की डील हुई थी, 50,000 दे गया, बाकी वो आया ही नहीं, आज तक नहीं आया, 20 साल हो गए नहीं आया।
मैंने उस पैसे को क्या कर लिया, फॉरफिट। फॉरफिट मतलब मैंने उसको जब्त कर लिया और खा गया अपने पर्सनल पर्पस के लिए। ओके, अब यहां पे क्या हुआ, 31 मार्च 2014 तक क्या होता था कि मान लो ये सेल दोबारा हो रही है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 31 मार्च 2014 तक क्या होता था कि जब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखते थे, लेट सपोज मेरी लैंड थी 2 लाख की, तो 2 लाख माइनस जो पैसा फोरफिट किया यानी 50,000 वो लेस करता था, यानी 2 लाख माइनस 50,000, 1,50,000 एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो थी वो आती थी। लेकिन 1 अप्रैल 2014 से क्या हुआ, अब ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, पहले वाला अब नहीं आता, अब वाला अब आता है। ठीक है, ये क्या बोलता है कि सर जो आपने पैसे फोरफिट किए ना, जो आपने पैसे फोरफिट किए ना, लेट सपोज 5,000 50,000 जो भी आपने पैसा फोरफिट किया, लेट सपोज मैं 2025 में हूँ, मेरी लैंड की वैल्यू 2 लाख थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और अब उसकी वैल्यू है 20 लाख। होता है भाई, है, मेरे पापा ने एक जमीन ली थी 2 लाख वैल्यू है, और अब वो बढ़ के 10 लाख हो गई, 8 लाख का उसमें जंप आया। होता है लैंड में, अक्सर ऐसा होता है अगर वो जेन्युइन है तो अब क्या हुआ, अब मान लीजिए 2 लाख की वो लैंड थी, अब 20 लाख की है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 20 लाख। मैंने 50,000 2015 में लेके जब्त कर लिए, यानी फॉरफिट कर लिए। मेरी गलती नहीं, वो आए नहीं, मेरी क्या गलती, वो पता नहीं कहाँ चला गया, नहीं ले पाया वो, कोई बात नहीं, पैसे फॉरफिट हो गए। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 20 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख और उसकी इंडेक्सेशन वैल्यू जो आ गया वो कैपिटल गेन टैक्स। ओके सर, वो जो आपने 50,000 2015 में फॉरफिट किए थे उसका क्या, तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम दिखा देते हैं, दिस इज सेक्शन 51, दैट्स इट। आप जैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट करते थे वैसे ही करेंगे, लेकिन अब 1 अप्रैल 2014 के बाद जो भी पैसा फॉरफिट होगा उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखा दोगे, दैट्स इट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फॉरफिटेड इनकम अमाउंट जो भी है वो शो कर दोगे, दैट्स इट, सिंपल। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, वी हैव नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस, कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्लम सेल। अब ये स्लम सेल वाला क्या पंगा है, आइए देखते हैं। आपने कई बार सब्जी वाले भैया को देखा होगा या फिर फ्रूट्स या वेजिटेबल वाले भैया को देखा होगा, वो शाम को जब ठेले पे निकलते हैं ना तो बहुत ही हाई फाई रेट लगाते हैं, लेकिन जब उनकी छुट्टी का टाइम होता है, लेटर तो रात के 9 बज गए 10 बज गए, अब मार्केट क्लोज हो रहा है, तो उस समय थोड़ा बहुत ही सामान होता है उनके पास। उस समय मेरे पापा जी जैसे लोग पहुंचते हैं, मैं अपने पापा जी के बारे में क्या बोलूँ आपको, ऑब्वियसली आपके घर में आपके दादा मम्मी पापा नाना नानी ऐसे होंगे लोग, अब उन्हें ना सबसे सस्ता माल खरीदना बड़ा अच्छा लगता है। अब वो लास्ट में गए, मैंने उन्हें कई बार ऐसा करते हुए देखा है, अभी भी उन्हें कोई फ्रूट भेजोगे ना लेने तो वो 10 रुपये सस्ता लाएंगे, तो लेकिन अब केला भी है थोड़ा सा पिचका हुआ लाएंगे। अब मैं क्या बताऊँ आपको, आपके घर में कौन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक। अब क्या हुआ, अब उस केस में वो लेने गए, वैसे था 60 रुपीज का एक दर्जन, यानी 12 पीसेस ऑफ बनाना इक्वल्स टू 60 रुपीज। अब मेरे पापा 40 रुपीज में ले आए। वो क्या करते हैं, स्लम सेल कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई तू 10 5 20 क्या देगा, तो पूरा ठेला जितना भी वैल्यू है ना टोटल बता, उसने कहा जी 500 रुपए में जितने फ्रूट्स है सब आपके। दिस इज कॉल्ड स्लम सेल। स्लम सेल में हम ये नहीं देखते कितना आइटम है, कैसा आइटम है, क्या आइटम है, बस दे दे यार तू। अब मैं आपको बिजनेस एंगल समझता जाता हूँ। बिजनेस में कई बार स्लम सेल क्या होता है कि आपके पास लॉन्ग टर्म असेट्स भी है, शॉर्ट टर्म भी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी है, लाइबिलिटीज भी है। कई बार वो आपका प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, या फिर आप उसको सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते, या फिर कैरी ऑन नहीं कर पा रहे होते, तो आप बहुत परेशान होते हो उस को लेके। तो आप सोचते हैं यार मैं करूँ क्या, मैं बहुत डिस्टर्ब उस चीज़ को लेके। तो आप स्लम सेल में कोई और बंदा आता है और वो आपको ले लेता है, आपके बिजनेस को बाय कर लेता है। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में जब उसने बिजनेस को बाय किया तो आप उससे पूछते भाई कितने में लोगे, उसने बोला 2 करोड़, ठीक है, तो 2 करोड़ आपने एग्रीमेंट किया, साइन किया, चेक लिया, और विद इन 1 और 2 मंथ आपको 2 करोड़ रुपीज पूरे क्लियर हो जाते हैं। अब क्वेश्चन इसके कैलकुलेशन कैसे होगी, तो सबसे पहला पॉइंट, स्लम सेल में कभी भी इंडेक्सेशन नहीं होता। स्लम सेल में कभी भी इंडेक्सेशन नहीं होता। तो सर इंडेक्सेशन नहीं होता तो लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है ऐसा क्लासीफाई होगा, हाँ होगा। अगर 36 मंथ तक वो बिजनेस कैरी आउट हुआ है, वो यूनिट चली है, तो 36 मंथ, ध्यान सुनिएगा, 36 मंथ अप टू 36 मंथ अगर वो हुआ है विद इन 36 मंथ, तो फिर उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म। 36 मंथ क्रॉस हो गए हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। डायरेक्ट 36 मंथ का हम पीरियड अप्लाई करते हैं। 2 बातें सीखी हमने, एक 36 मंथ वाला कॉन्सेप्ट हमने सीखा, दूसरा इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन ऐसी, नेटवर्थ इसका फॉर्मेट कैसे होगा, तो फॉर्मेट के लिए यहां पे आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं। देखो यहां पे आप देखोगे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जितनी भी है वो, उसके बाद आप ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो भी है वो लेस कर देंगे, ट्रांसफर एक्सपेंसेस आपने लेस कर दिए, आपका नेट कंसिडरेशन निकल के आ गया।
फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो आप लेस कर दोगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप जानते ही हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म गेन आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या, तो यहाँ है नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग की नेटवर्थ कितनी, अब क्वेश्चन है नेटवर्थ कैसे आएगा, तो नेटवर्थ के लिए क्या करोगे आप, जो भी आपकी असेट्स है, डेप्रिशिएबल असेट्स, उसकी ब्लॉक की WDV ले लोगे, क्या होता है PGBP के अंदर आप सीखोगे। फिर आपकी जो अदर असेट्स है उसकी बुक वैल्यू ले लोगे, टोटल आ गया आपका, उसमें से लेस कर दोगे लाइबिलिटीज, आपका नेटवर्थ निकल के आ जाएगा। ये चीज हमने यहाँ पे भी लिखी थी, डेप्रिशिएबल असेट्स WDV वैल्यू, अदर असेट्स बुक वैल्यू, टोटल अमाउंट आ गया, लेट्स कर दी लाइबिलिटी एज पर द बुक वैल्यू, नेटवर्थ निकल के आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आया कि सर ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए कुछ ने कहा अमेंडमेंट आई है। अमेंडमेंट नहीं है, सीए फाइनल का टॉपिक है, थोड़ा सा हिंट सीए इंटर में भी है वो बता देता हूं। आपको कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन क्या मिला है वो चेक कीजिए। सर 2 करोड़ मिला बोला ना, नहीं, कई बार 2 करोड़ मिला, लेकिन वो वैसे नहीं होता। कई बार होता है आपको 50 लाख की एक बिल्डिंग दे दी, 50 लाख का फ्लैट दे दिया, एग्जांपल दे रहा हूं, 20-30 हजार के बॉन्ड्स दे दिए, 20-30 हजार रुपए के शेयर दे दिए, यानी टोटल जो मिला उसकी फेयर मार्केट वैल्यू चेक कीजिए। एंड फेयर मार्केट वैल्यू चेक कर ली, यहां पे देखो ये चीज बताई गई है यहां पे, एंड यहां पे एक था, हाँ, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स, जो कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर हुई है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, और नेट कंसिडरेशन जो है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवरेज जो हायर होगा वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें कैलकुलेशन करने वाले। और एक छोटा सा पॉइंट इसमें रिवोल्यूशन रिजर्व वगैरह जो है, जो असेट में अप्लाई होता है, वो यहाँ पे नहीं ट्रीट किया जाता। तो आपने क्या क्या सीखा, इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं होता, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि फेयर मार्केट की जो वैल्यू है, कैपिटल असेट ट्रांसफर और नेट कंसिडरेशन का फेयर मार्केट वैल्यू विच एवरेज जो हायर होगा आप ले लोगे, ट्रांसफर एक्सपेंस लेस कर दोगे, उसके बाद नेटवर्थ को लेस करोगे। नेटवर्थ क्या होता है कि डेप्रिशिएबल असेट्स की WDV वैल्यू और अदर एसेट्स की बुक वैल्यू, टोटल आ गया, लेस कर देते लाइबिलिटीज को, नेटवर्थ निकल के आ जाती है। इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं होगा, 36 मंथ अगर कम है, शॉर्टर है तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, 36 मंथ क्रॉस करेगा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। और आपके नोट्स के अंदर ये वाला एक एग्जांपल हमने डाला हुआ है, ICI का इलस्ट्रेशन है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इस क्वेश्चन को एक बार कर लेना। ये रिवोल्यूशन रिजर्व जो है अप्लाई नहीं होता, इसके लिए 12 लाख में से 3 लाख लेस कर दिया तो 9 लाख आ गया, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, रिवोल्यूशन रिजर्व अप्लाई नहीं करना। एक छोटा सा पॉइंट जो अभी अमेंडमेंट वाला है वो यहाँ कवर्ड अप हुआ था कि 25 लाख और 30 लाख, टोटल कंसिडरेशन 30 लाख और कैपिटल असेट्स ट्रांसफर 30 लाख और टोटल कंसिडरेशन 25 लाख, तो विच एवरेज आयर, तो यहाँ पे 30 लाख की वैल्यू आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रीट की गई थी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, ये आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार देख लेना प्लीज, स्टडी मेट है, देख लेना, अगर नहीं है तो ये नोट्स बाय कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद है हमारे पास केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हम देखने वाले हैं कैपिटल नेचर के कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। पहली बात तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है, ये सेक्शन 48 में हमने सीखा था कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं 2-3 पॉइंट के साथ। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में क्या देखा जाता है कि वो खर्चे जो कि कैपिटल नेचर के, लेट्स सपोज आपके पापा ने एक फ्लोर बनाया, कैपिटल नेचर है, आपके पापा ने कलर चेंज कराया घर का, रेवेन्यू नेचर है, तो कैपिटल नेचर के खर्चे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आते हैं। आपने अब तक क्या सीखा था, आपने सीखा था 1 अप्रैल 2001 से पहले के कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को निल माना जाता है, उसके बाद वाले को हम काउंट करते हैं, कैपिटल नेचर का होना चाहिए। तो अब यहाँ पे और चीजें सीखिए, जैसे इंटेंजिबल एसेट्स है, गुड्स है, ट्रेडमार्क है, सॉरी गुडविल है, ठीक है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है। अगर ये 1 अप्रैल 2001 से पहले के तो ऑब्वियसली सब कुछ निल हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे एग्जाम में आपको कंफ्यूज क्या करेगा, ध्यान सुना, वो बोलेगा सेल्फ जनरेटेड वैल्यू होगी निल। सर इसको हमने परचेज किया तो वो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। गुडविल है, देखो यहाँ पे बोला गया है गुडविल है बिजनेस की, या फिर राइट टू मैन्युफैक्चर है प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेस के लिए, आर्टिकल और थिंग के लिए, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन। अगर कोई भी कॉस्ट इंप्रूवमेंट इससे रिलेटेड है तो उसे हम निल मानते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आया कि एक ऑनर है 1990 में उसने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कराई थी, क्या उसको हम काउंट करेंगे? नहीं, ये हमने पढ़ रखा है, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हैं 1 अप्रैल 2001 की, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को वहां पे हम काउंट नहीं करते। फिर अदर एसेट के लिए यहां पे आया एक छोटा सा पॉइंट, यहां पे अदर कैपिटल एसेट है, तो आप क्या करोगे, तो अगर 1 अप्रैल 2001 के बाद की है और कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर है, लेट्स सपोज मेरे पापा ने मुझे 2020 में अपनी प्रॉपर्टी दी, लेकिन 2015 में उन्होंने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कराया था, तो यस हम उसे काउंट करेंगे, हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को अपना मान के
उसका बेनिफिट लेंगे, ठीक है। ये वाली पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। नाउ वी हैव कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में गुडविल है बिजनेस की या प्रोफेशन की, ट्रेडमार्क है, ब्रांड नेम है, आपका और भी जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स है, राइट टू कैरी आउट एनी बिजनेस, ठीक है, रूट परमिट जो भी है। अगर सेल्फ जनरेटेड है इसकी कॉस्ट नहीं ली जाएगी, अगर आपने किसी से परचेज किया है तो आप वहां पे प्राइस इसका देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पे मुझे आपको जो आगे बताना है उसके लिए है बोनस शेयर। बोनस शेयर के लिए देखो एक पॉइंट याद रखना, अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले का बोनस शेयर है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लोगे आप 1 अप्रैल 2001 वाली। अगर उसके बाद आपको बोनस शेयर मिला है तो उसकी वैल्यू लोगे आप निल। राइट शेयर में, राइट शेयर का मीनिंग क्या होता है कि जब कंपनी आपको राइट देती है कि भैया 100 रुपये का शेयर आप 70 में ले लो, अगर आपने खरीद लिया तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 70 रुपीज से काउंट की जाएगी। अगर आपने राइट का एंटाइटलमेंट किसी और को दे दिया तो आपकी तो कोई कॉस्ट है नहीं, लेकिन मान लो आपने 10 रुपये का 70 का था, आपने 10 का किसी और को दिया तो उसको तो 80 का पड़ा, लेकिन आपने 10 का बेच दिया, आपकी कॉस्ट निल होगी, जो भी 10 रुपीज़ है वो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। उसके लिए 70 रुपीज़ जो उसने कंपनी को पे किए, 10 रुपीज़ जो उसने आपको पे किए, तो टोटल 80 रुपीज़ राइट शेयर की कॉस्ट मानी जाएगी। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए बताया गया है, अगर इक्विटी शेयर है तो उसमें सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो है हम चेक करेंगे, परचेज टाइम का भी और ट्रांसफर टाइम का भी। और अगर यूनिट है इक्विटी ओरिएंटेड फंड का तो हम सिर्फ ट्रांसफर के टाइम का सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे करेंगे, चेक करेंगे अगर पे किया है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। देखो दो बातें हैं, इक्विटी में सेलिंग और बाइंग दोनों में सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स अगर पे किया है आपने, और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो उस पर अगर सेल के टाइम, ट्रांसफर के टाइम आपने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे किया है, तो इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे ली जाती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट एंड लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 31 जैन 2018 और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर, और जो सेकंड पॉइंट में आएगा उसको फर्स्ट से कंपेयर कर देंगे, विच एवर इज जो हायर होगा उसको ट्रीट करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के तौर पे। ये वाला पॉइंट आप याद रखना। उसके बाद इन्होंने बताया लास्ट, कोई भी अदर कैपिटल एसेट है, तो अदर कोई कैपिटल एसेट है तो 1 अप्रैल 2001 से पहले की है तो फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू और उनकी कॉस्ट जो 1 अप्रैल 2001 से पहले की है उसको हम देखेंगे। लेकिन अगर वही लैंड और बिल्डिंग या प्रॉपर्टी का केस है या फिर बोथ दोनों का केस है तो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू कभी भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को क्रॉस नहीं करेगी, बस इस बात का ध्यान रखना है। आपका ये वाला पॉइंट कवर अप हो गया। नाउ द लास्ट केस आई वांट टू डिस्कस विद यू, दिस इज द स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉन रेसिडेंट। स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉन रेसिडेंट क्या होता है कि कई बार नॉन रेसिडेंट जो होते हैं फॉरेन एक्सचेंज का जो पैसा होता है वो हमारे यहाँ खर्च करते हैं, शेयर में और डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं। अब उस केस में क्या हुआ कि मान लीजिए उन्होंने 2020 में शेयर या डिबेंचर में पैसा लगाया था, उसमें $1 की वैल्यू थी 90 रुपीज़, और अब 2025 में वो सेल करना चाहते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो उस समय हो सकता है 90 की वैल्यू 150 हो गई हो या 90 की वैल्यू 60 रुपीज़ हो गई हो। तो वो कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आप जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे, दिस इज द टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट, ठीक है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट, यानी जब वो ट्रांजैक्शन हो रहा है कैपिटल गेन वाला उस समय का बाइंग रेट और सेलिंग रेट क्या था, ठीक है। ओके, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप ले लेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे एवरेज रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, TTBR बाइंग रेट और सेलिंग रेट डिवाइड बाय 2, एवरेज आ गया। लेस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंस जो भी है उसको भी आप कन्वर्ट करेंगे, एवरेज रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर TTBR प्लस TTSR डिवाइड बाय 2, एवरेज आ गया, इसको आप लेस कर देंगे, आ गया नेट कंसिडरेशन। अब इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करेंगे, उसमें कौन सा रेट आएगा, तो इसमें क्या आएगा, एक्विजिशन की डेट का TTBR प्लस TTSR डिवाइड बाय 2। अब जो वैल्यू आ गई वो आपका कैपिटल गेन हो जाएगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। अब इसे आपको याद रखना है कि यहाँ पे इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का आप नहीं लेंगे, शेयर डिबेंचर पे इस वाले केस में आप इंडेक्सेशन नहीं लेंगे। लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भी कैपिटल गेन निकल के आया है उसको आप TTBR से मल्टीप्लाई करके इस ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर की डेट के हिसाब से, ठीक है। दिस इज ओवरऑल रिविजन ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 7, मैंने आपको पूरा बता दिया। अब बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आई होप आप लोगों के पास ये वाले नोट्स होंगे और इस नोट से एक बार कॉन्सेप्ट नंबर 7 को पढ़ लीजिए, इसमें कुछ केसेस भी हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो भी जरूर कर लेना, एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छे से आपने रेडी कर लिया। अब आने वाली 3 लेक्चर्स में हम कैपिटल गेन जो है कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको हर प्रोविजन समझ में आया। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिल से आप सभी को ब्लेसिंग्स कि नेक्स्ट ये फाइनलिस्ट आप ही बने। ओके, विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।